हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चिल्ड्रन, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की इंग्लिश बुक की पहली पोम अ फोटोग्राफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फोटोग्राफ। यह पोम लिखे गए हैं सर्ली टॉलसन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सर्ली टॉलसन कौन है। सर्ली टॉलसन की लाइफ एंड वर्क के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि सर्ली टॉलसन एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, रही है, पॉलिटिशियन भी रही है। शॉर्ट स्टोरी राइटर रही है, पॉलिटिशियन भी रही है, और इन्होंने जर्नलिज्म भी किया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक जर्नलिस्ट भी रही हुई है, और एक बहुत ही अच्छे, चूंकि इन्होंने बहुत कम काम किया है नोवेल के ऊपर, इसलिए हम लोग इसे नॉवलिस्ट भी कहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कम नोवेल के ऊपर में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है। मैगजीन के लिए बहुत ज़्यादा लिखा करती थी, इसलिए ये जो है मैगजीन एडिटर भी रह चुकी है ना, एडिटर भी रह चुकी है। हालांकि बहुत कम समय उसमें दी है ना। और जिन चीज़ों को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी पोइटेस रही है। तो आज हम लोग चूंकि इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, इसके विषय में ज़्यादातर हम लोगों को जानना आवश्यक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनका जो जन्म हुआ है, बर्थ जो है इनका, वो 20 यानी कि 20 मई 1924 को हुआ था। कहाँ हुआ था? हैनले ऑन थेम्स। हैनले ऑन थेम्स, इंग्लैंड ना। याद रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था वो हैनले ऑन थेम्स, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इन्हें, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि जो कुछ मिला हो वो तुम्हें विरासत से मिला है, तो याद रखिएगा कि इनको जो राइटिंग एबिलिटी या इनके जीवन में जो राइटिंग का जो इनको गुण मिला, जो इसके अंदर राइटिंग एबिलिटी आई, वो इनके पेरेंट्स के द्वारा दी गई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, इनके पेरेंट्स में से इनके फादर, है ना, इनके फादर को पूरा क्रेडिट जाता है कि ये एक बहुत ही सफल राइटर बन पाई। याद रखिएगा इनके फादर का नाम था डगलस हॉर्सफॉल्ड डिक्सन। हालांकि इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं डीएच डिक्सन। डीएच डिक्सन जो है वो खुद भी एक राइटर रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ही टू वाज अ राइटर ना। और इनका एक अपना पेशा था कि ये टीचिंग करते थे, तो टीचिंग लाइफ से जुड़े हुए थे। इसलिए इन्होंने अपने लाइफ में जो चीज़ अचीव कर चुके थे और उसे और ज़्यादा अचीव कर ले कोई, इसलिए उन्होंने अपनी डॉटर सर्ली टॉलसन को एक राइटिंग दुनिया में भेजने का निश्चय किया। इनकी मदर जो थी ना, इनकी मदर जो थी, ध्यान रखिएगा, सिम्स हम लोगों को जानकारी रखनी है इनके लाइफ एंड वर्क के बारे में।
तो इनकी जो मदर है, इनका नाम था मार्जोरी ब्राउन, MARJORY, मार्जोरी ब्राउन। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये इनकी माँ थी। और इनकी माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी ना, याद रखिएगा, इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। तो इनके फादर ने इन्हें अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने को सिखाया। अब इनकी लाइफ में जो सबसे टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आई, याद रखिएगा ना, इनके लाइफ में जो सबसे टर्निंग पॉइंट की बात जाती है वो कहाँ आई। राइटिंग दुनिया में ये बहुत कम समय में आ चुकी थी, विद द हेल्प ऑफ हर फादर, इनके अपने पिताजी के मदद से, अपने उनके फादर के इनकरेजमेंट से वो अपनी इस दुनिया में बहुत जल्दी आ चुकी थी। तो इनकी टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ की जो थी वो थी क्या, मैरिज लाइफ। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मैरिज लाइफ इनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट क्यों कहलाई, है ना। तो इन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। फर्स्ट मैरिज जो इनका हुआ था, पहली जो शादी हुई थी ना, वो ध्यान रखिएगा, ये शादी हुआ था किनसे, नॉर्मन टॉलसन से। और इसी शादी से उन्हें ये जो टॉलसन का जो सरनेम है वो इसे प्राप्त हुआ। और इस शादी के बाद, चूंकि उनका पूरा नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, शर्ली टॉलसन इनका पूरा नाम जो था वो लास्ट में इन्होंने अडॉप्ट किया था। क्लियर है। इनकी जो कंप्लीट नेम थी, जो बचपन में इन्हें इनके पेरेंट्स ने दिया था, वो था कैथरीन, है ना, ध्यान रखिएगा, कैथलीन शर्ली टॉलसन, याद रखिएगा। तो ये जो नाम है, कैथलीन को उन्होंने हटा करके और सिर्फ शर्ली टॉलसन इन्होंने जो है अपना नाम को अडॉप्ट कर लिया। हालांकि उनकी जो पहली शादी हुई थी ना, उसको आप समझिएगा, वो चूंकि 1951 में ना, ध्यान रखिएगा, इनकी शादी 1951 तक चली थी। और ये जो शादी हुई थी पहली, वो 1944 के को हुई थी। पहली शादी जो थी इनकी वो 1944 को हुई और 1951 तक चली थी। हालांकि इस शादी के दौरान इन्हें कोई भी चाइल्ड इनके लाइफ में नहीं आया था। और ये नॉर्मन टॉलसन जो थे, याद रखिएगा, वो एक अटॉर्नी जनरल थे ना, एक आर्मी लेफ्टिनेंट के तौर पर इन्होंने काम किया था, एक आर्मी लेफ्टिनेंट थे। तो इन्हीं के नाम का उन्होंने जो है, इनका जो सरनेम है टॉलसन, वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि जो इसकी दूसरी शादी हुई ना, और इसी शादी के बाद, और विद द हेल्प ऑफ हर फादर, वो राइटिंग लाइफ को अडॉप्ट कर ली और वो राइटिंग की दुनिया में आ गई। दूसरी शादी जो हुई है इनकी, है ना, वो ध्यान रखिएगा लगभग 56 में, यानी कि 1956 में हुई थी। मैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। वो हुआ था एलेन ब्रैन जॉन से हुआ था ना, एलेन ब्राउन जॉन से इनकी शादी हुई थी। दूसरी शादी जो हुई थी उनकी, वो एलेन ब्राउन जॉन से हुई थी। और ये शादी कब हुई थी, 1900 लगभग 56 में, 1956 में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अच्छा, और ये शादी भी इनकी बहुत लंबी नहीं चली, 1956 में इनकी शादी हुई थी। और ये जो है 69 के अप्रॉक्स, 1969 के अप्रॉक्स जो है इनका फिर से डिवोर्स्ड हो गया था ना, ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो लाइफ थी, हाँ, सबसे पहले समझने वाली बात है कि इनकी जो लाइफ थी वो अलोन ही रहा। यानी कि दूसरी शादी होने, पहली शादी होने के बाद जो है एलेन ब्राउन जॉन से उनकी शादी हुई। और यहाँ पर उनके 3 बच्चे हुए ना, ध्यान रखिएगा, उनके 3 बच्चे हुए थे। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। हालांकि इसके विशेष बहुत जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं सवाल किए जाएंगे। तो जो शर्ली टॉलसन है, इसके बारे में जो डिटेल्स थी, जो लाइफ एंड वर्क की हिस्ट्री थी, वो कुछ इतनी ही है। अब हम लोग
इससे अलावे एक और चीज जान लेते हैं कि इनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स थे, इन्होंने कुछ कुछ बुक राइटिंग किए थे और कुछ स्टोरी राइटिंग किए थे, जिसके ही पार्ट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे जो आज हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, अब फोटोग्राफ, ये उनके राइटिंग का ही, उनके लाइफ का ही एक पार्ट है। तो हम लोग थोड़ा सा उनके राइटिंग पार्ट के बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि मेजर बुक राइटिंग उन्होंने बहुत सारे किए थे, बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे थे अपनी लाइफ में, है ना। तो उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने मेजर 4 बुक्स लिखे थे। हाँ, वो 4 बुक्स थे उन्होंने जो अपने लाइफ में उन्होंने लिखे थे, जो बहुत मेजर राइटिंग थी उनकी लाइफ की। जैसे पहला जो था द सरकमशियन। द सरकमशियन इज नॉट सच अ बैड थिंग। सच अ बैड थिंग, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये उनकी पहली किताब थी जो उन्होंने लिखी थी, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब उनकी जो दूसरी राइटिंग थी, जो दूसरी बुक्स थी उन्होंने, हाँ, वो क्या थे? दूसरी बुक इनकी जो थी द फॉल्ट डियर ब्रूटस था। द फॉल्ट डियर ब्रूटस था इनका दूसरा बुक। तीसरा और इम्पोर्टेंट बुक जो इनका था, ध्यान रखिएगा, वो था द ड्रॉवर्स। द ड्रॉवर्स, इसको कंप्लीट अगर हम लोग बात करेंगे, द ड्रॉवर्स, द रोड्स ऑफ वेल्स, ये इनकी तीसरी इंपॉर्टेंट बुक थी। और जो चौथी इनकी बुक थी इनके लाइफ के, वो था ईस्ट एंग्लिया। ईस्ट एंग्लिया जो था इनके बुक की इंपॉर्टेंट बुक्स में मानी जाती है। हालांकि इन्होंने बहुत से राइटिंग किए हैं, बट ध्यान रखिएगा कि ये इनके मेजर वर्क्स में से काउंट होते हैं ना। ये इनके मेजर वर्क्स में से जानी जाने वाली 4 लिखी गई कविताएं हैं। और इससे विशेष ज़्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इस पोएम के डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अ फोटोग्राफ, जो कि थीम पर बेस्ड है, लॉस, मेमोरी एंड द ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है कि सर ये जो आपने लिखा लॉस, मेमोरी एंड द ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ, ये आखिरकार क्या दर्शाता है। तो आप इससे बहुत कुछ समझ पाएंगे, है ना, कि सबसे पहले जो यहाँ लॉस की बात की गई है ना, ध्यान रखिएगा, ये लॉस दिखाता है राइटर यानी कि जो हमारी ऑथर है शर्ली टॉलसन के बारे में, कि उन्होंने और उनकी मदर ने क्या लॉस किया। मेमोरी उन दोनों की मेमोरीज को दर्शाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, शर्ली टॉलसन के बारे में मैं हर लिख रहा हूँ, एंड उनकी मदर ना, एंड हर मदर के बारे में लिखा हूँ। ये 2 लोगों के यहाँ पर जो है लॉस के बारे में दर्शाता है। एंड द ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ क्या है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ है, इसके बारे में यूँ समझिए कि यहाँ बताया गया है कि टाइम के बारे में ना, टाइम या कोई भी चीज़ दुनिया में जो परमानेंट नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु अवश्य होगी,
और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है, तो इसके बारे में विशेषकर एक लाइन लिखी गई है जो आपको इस पोम के दौरान बताया जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग लाइन के तरफ। अब ये है इनकी पोएटिक लाइंस, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार रीड करते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feat. What does this poem speaks? अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कहा जा रहा है यहाँ पर एक कार्डबोर्ड, समझिए ना, एक एक चीज को आसानी से समझिए। यहाँ जिस कार्डबोर्ड में कही जा रही है, मतलब ये है एक कार्डबोर्ड जिसमें एक पिक्चर टंगी हुई है एक दीवार पर, उसको देखती है, कौन देख रही है, ध्यान रखिएगा, उनकी माँ। क्योंकि सर्ली टॉल्सन का जो है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, सर्ली टॉल्सन का उनकी माँ को याद करता हुआ यह एक पोम लिखी गई है। और उसमें से वो लिखती है कि सी द कार्डबोर्ड, यहाँ पर एक लड़की छपी हुई है ना, ध्यान रखिएगा, जिसमें एक कार्डबोर्ड में 3 लड़कियों का चेहरा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ कह रही है कि 3 जो लड़कियां हैं ना, ध्यान रखिएगा, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर जो बीच वाली है, हाँ, ये जो है सर्ली टॉल्सन की मदर है ना, और एक जो है लेफ्ट साइड वो है बेटी ना, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बेटी का मतलब नाम है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक तरफ, दूसरे तरफ जो है, दोनों का यहाँ पर नाम है, एक है डॉली और एक है बेटी। एक तरफ जो है वो कौन है, डॉली, और एक तरफ जो है वो बेटी। तो ये जो कार्डबोर्ड में छपी हुई 3 लड़कियां हैं ना, एक है बेटी, एक उनकी माँ और एक डॉली, इसके बारे में कही जा रही है कि उस कार्डबोर्ड को देखिए, और कार्डबोर्ड को देख रही है, कह रही कि सो मी हाउ इट वाज, उनकी मदर कह रही है। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उनकी माँ के द्वारा बोली जा रही है। When the two girl cousins went paddling, ये पैडलिंग क्या है, ध्यान रखिएगा कि at the bank of the sea ना, सी बैंक ऑफ द सी, समुद्र के किनारे में ना, समुद्री किनारे को जब एंजॉय करने के लिए जाती हैं तो इसे यहाँ पर पैडलिंग कहा गया है। कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, अब ये कह रही है कौन, ये उनकी ना बेटी, यानी कि सर्ली टॉल्सन का लाइन है कि माई मदर्स हैंड, ये जो माँ है उनके हाथ को पकड़ी हुई 2 लोग ना, ध्यान रखिए कौन कौन, एक है बेटी और दूसरी है यहाँ पर डोली। दोनों लड़कियां उनकी माँ के हाथों को पकड़ी हुई है। एंड सी द बिग गर्ल, यहाँ पर जो बिग गर्ल है यानी कि जो उनकी माँ है, जो सबसे बड़ी है यहाँ पर, वो कौन है, उनकी माँ है। सम 12 ईयर्स और सो, उनकी माँ का उम्र कितना है, 12 ईयर्स ना, ध्यान रखिएगा, उनकी माँ का उम्र कितना है, 12 ईयर्स के आसपास है। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब यहाँ देखिएगा, थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या है कि वो जो जहाँ पर इंजॉय करी, जहाँ बैठी हुई है ना, समझिएगा उसको, वहाँ पर कैमरामैन ना, कैमरामैन जो है वो फोकस करने को कहता है कि लेंस के ऊपर फोकस करो तुम लोग। तो जैसे ही ये तीनों जो है उस कैमरा की तरफ देखती है, कि तीनों का ध्यान जो है कैमरा की तरफ जाती है, अचानक कुछ देर में हवा चलती है और हवा के कारण उन तीनों के चेहरे पर जो है उनके जो लंबे लंबे बाल हैं वो उड़कर दिखाई पड़ते हैं, आ जाते हैं आपके सामने। तो ये इसलिए कहती है कि ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, जब अंकल उनको कैमरा की तरफ देखने को कहते हैं, स्माइल करने को कहते हैं, तभी वो फोटो ले लेते हैं और उनके चेहरे के ऊपर जो है उनका वो सुनहरा बाल जो है आ जाता है। अ स्वीट फेस, बड़ी मासूम सी दिखती है जब उनकी माँ और उनकी तीनों बहनें कैमरा में फोटो लिए हुई हैं। कह रही है कि माई मदर दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न,
वो कह रही है कि ये मेरी माँ है तब जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे जन्म से पहले की चीजों को वो जो है यहाँ पर बयां करती है। एंड द सी, अब देखिए कह रहा है कि वो समुद्र जहां उनकी माँ ने फोटो लिया था उस समुद्र के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, कि वो जो समुद्र है उसमें जो चेंजिंग है, जो परिवर्तन है वो बहुत क्या है, कम है। समुद्र में जो है वो चेंज जो है जब उनकी माँ थी वो उससे बहुत कम चेंज देखने को मिल रहा है। क्लियर है। वास्ट, वो जो समुद्र का पानी है जो समुद्री बैंक पर यानी कि किनारे पर आता रहता है और आते जाते लोगों को क्या करता है, उनके पैरों को पखारता रहता है, छूता रहता है। कह रहा है कि वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीस, वो जो पानी है ना, ध्यान रखिएगा, वो जो समुद्री जल जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, वो कह रही है कि वो आज भी, तब जब मेरी माँ का उम्र कितना था, 12 साल था, तब भी मेरी माँ जब आई थी तो समुद्र की लहरें कुछ यूं ही इस तरह से मेरी माँ के चरणों को छूती रही थी, मेरे माँ के पैर को पखारती रही थी। और वो आज भी ट्रांजिएंटली, मतलब वो आज भी उसको क्या है ना, कि ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिखाया जा रहा है चेंज ऑफ नेचर ना, चेंज ऑफ नेचर। ये जो ट्रांजिएंट है वो क्या बात बता रहा है, चेंज ऑफ नेचर के बारे में कह रहा है कि आज भी वो जो उनका जो काम है। और एक चीज समझिएगा कि पानी का बहना परमानेंट नहीं है या फिर टेम्पोररी नहीं है, इन दोनों चीजों को समझिए। वो क्या कहना चाह रही है, कह रही है कि समुद्र के पानी का बहना कोई टेम्पररी एक्शन नहीं है, वो परमानेंट है, लेकिन मेरी माँ का वहां होना एक टेम्पररी एक्शन था। तो ये दोनों चीजों को वो बयां कर रही है, कह रही है कि मेरी माँ वहां थी जो कि एक टेम्पररी एक्शन था ना, ध्यान रखिए वो क्या था, एक टेम्पररी एक्शन था, लेकिन समुद्र के पानी का बहना वहां पर क्या है, परमानेंट एक्शन ना। तो ये दोनों चीज बता रही, कह रही है कि देखिए किस तरह से मेरी माँ वहां गई और संपूर्ण रूप से आज उनका जीवन, उसका सम उम्र सब कुछ जो है पूर्ण रूप से बदल चुका है, जबकि समुद्र जो है जिस प्रकार से पहले थी आज भी उसी प्रकार से है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला। आज भी लोग वहां जाते हैं, आज भी लोग वहां फोटो क्लिक करवाते हैं, और आज भी समुद्र का जो वो पानी का जो बहना है आज भी लोगों के पैरों तक पहुंचती है, उनके चरणों को छूती है, या फिर हमारे चरण समुद्र को छूती है, जल को पखारती हुई, जल को छूती हुई वो आज भी उसी प्रकार से समुद्र के जल का बहना, उनके आवाज को आज भी लोग उतना ही एंजॉय करते हैं। तो चेंज ऑफ नेचर जो है इसको वहां पर दर्शाया जाता है। कह रही कि मेरी माँ जो है पूर्ण रूप से बदल चुकी है, लेकिन जल का होना, समुद्री जल का होना आज भी बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है। क्लियर है। यहाँ पर समुद्र के साथ अपनी माँ को जोड़ते हुए वो कहती हैं कि मेरी जो माँ है उनका जो उम्र है वह उस उम्र को जीकर समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो समुद्र का जो जल है उसका कोई उम्र नहीं है, और वो आजीवन सदैव हमेशा के तरह लोगों के साथ वो अपना उसी रवैया को, अपना उसी व्यवहार को लोगों के साथ जीती चली आ रही है। कह रही है कि ये चेंजेबल है, माँ का उम्र के साथ जन्म लेना और मृत्यु को जाना ये निश्चित था, लेकिन समुद्र जो कि नेचर का देन है वो न तब बदला था, न आज बदला है, और ना ही वो भविष्य में बदलने वाला है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए तो ये है पोम का नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर कहा जा रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं उसे अभी ही अंडरलाइन कर दूंगा। सम 20-30 ईयर्स लेटर, देखिए एक तो यहाँ कहा जा रहा है 20-30 ईयर्स, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी, मैंने कहा था कि उसमें जो 3 लड़कियां थी उसमें से एक का नाम क्या था, बेटी था ना, ध्यान रखिएगा, एक का नाम था बेटी है, और दूसरी तरफ क्या है, एंड डॉली, और दूसरी जो लड़की थी उसका नाम क्या है यहाँ पर, डॉली, ध्यान रखिएगा। सी वुड से एंड लुक हाउ दे, यहाँ पर दे कौन है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बीच मतलब वो समुद्री किनारा। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, यहाँ पर हर किसके लिए यूज हो रहा है,
माइन किसके लिए यूज हो रहा है, इज हर लाफ्टर बट बोथ राइड विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इस चीज पर अब हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? तो चलिए पोम में जो लिखा हुआ हम लोग को समझते हैं। कह रहा है कि सम 20-30 years later सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। यहाँ कह रही है कि फोटो क्लिक कराने के लगभग 20 से 30 साल बाद, 20 से 30 साल बाद, एक तो समझिएगा कि जब उनकी माँ 12 साल की थी ना, उनकी मदर कब कितने साल की थी, 12 ईयर्स की थी जब उन्होंने वो स्नैपशॉट करवाया था, 12 साल की थी। हाँ ध्यान रखिएगा। तो पहली सब चीज़ों को पॉइंटली याद रखिएगा ना, 12 साल की थी जब वो स्नैपशॉट करवाई थी, और अब उसके 20 से 30 साल बाद, यानी कि जब उनकी माँ थी 12 साल की और वो 20 से 30 साल की बाद, लगभग 42 ईयर्स की उनकी मदर हो चुकी है, तब वो दोबारा उस स्नैपशॉट को देखती है। हाँ ध्यान रखिएगा, हाँ एज को थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि बीच में आपको प्रॉब्लम ना हो। कि 12 साल की उम्र में उन्होंने ये स्नैपशॉट कराया था और लगभग 30 साल के बाद उस फोटो को देख रही है, तो यानी कि लगभग 40 से 42 साल का उम्र है जब उस फोटो को वो दोबारा देख रही है, और वो अपने ही इस स्टाइल को हंस रही है। मतलब जिस तरह से वो अपने लुक को है, अपने ड्रेस उन्होंने किया, अपने आप को ड्रेस करवाया है, कपड़े जो पहनी है उस पर, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब वो जो तस्वीर उनकी ली गई थी उनके अंकल के द्वारा ना, ध्यान रखिएगा, उस जो अंकल ने उनकी जो तस्वीर ली थी, हाँ उस स्नैपशॉट को वो हंस रही है, वो इंजॉय कर रही है मदर, हाँ उस पर हंस रही है। और उस समय वो बात कर रही है, 42 ईयर्स की जब है तब वो डोली से बात कर रही है, सॉरी वो जो सरली टॉल्सन है, जब एक छोटी सी बेबी है उससे वो बात कर रही है और वो उनको बता रही है कह रही है कि देखो जब हम लोग कभी इंजॉय करने जाते थे, इंजॉय करने का मतलब कहाँ हो जाती थी, उनकी मदर कहाँ गई थी, पैडलिंग करने के लिए ना। कह रही कि जब हम कभी पैडलिंग करने के लिए जाते थे तो हमारे पेरेंट्स, हाँ यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है उसको समझिएगा, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ दे, तो दे का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उनके पेरेंट्स है ना, दे का मतलब क्या है, उनके पेरेंट्स। किनके पेरेंट्स, सरली टॉल्सन और बेटी और डोली के पेरेंट्स। कि हमारे पेरेंट्स जो है किस तरह से जैसे तैसे हम लोगों को कपड़े पहना देते थे और कहते थे कि जाओ मेले एंजॉय करो। और हम लोग अपना बचपन भी भूल नहीं सकते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग अपने ड्रेस का चॉइस नहीं करते हैं, जो भी पेरेंट्स हम लोगों को ऑफर कर देते हैं हम लोग उसी को पहन लेते हैं और उसी में हम लोगों को खुशी महसूस होती है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग कि हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। समुद्री किनारे पर जब हम लोग जा रहे थे तो कैसे हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को ड्रेसअप करा दिया था। क्लियर है? अब इसके बाद कह रही हैं कि द सी हॉलीडे, यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से उनकी जो मदर है अब वो नहीं बात कर रही है, कह रही द सी हॉलीडे हाँ वाज हर पास्ट। हर कौन है, तो यहाँ पर हर का चर्चा हो गया है सरली टॉल्सन की मदर के बारे में ना, सरली टॉल्सन की मदर के बारे में ये बात की जा रही है कि जो समुद्री हॉलीडे था अब वो मेरी माँ का पास्ट हो चुका है, मतलब अब मेरी माँ तो है नहीं, तो वो जो हॉलीडे था वो मेरी माँ के लिए क्या हो गया, पास्ट हो गया। मतलब उनकी जो माँ है अब वो तो है नहीं, अब तो चूंकि उनकी माँ का डेथ हो चुका है, इसलिए जो वो सी हॉलीडे था ना, ध्यान रखिएगा कौन सा बात करें हम लोग, सी हॉलीडे का, तो जो सी हॉलीडे था वो उनकी मदर के लिए क्या हो गया, पास्ट हो चुका है। एंड माइन, अब ये जो माइन वर्ड है वो किसके लिए है, माइन है खुद सरली टॉल्सन के लिए। माइन जो है वो खुद किसके लिए है, सरली टॉल्सन के लिए। कह रहा है मेरे लिए क्या हो गया, तो मेरे लिए उनका लाफ्टर, क्योंकि अब उनकी माँ नहीं है तो मैं अपनी माँ की हंसी को, माँ का मुस्कुराना मैं क्या करती हूँ, मिस करती हूँ, इसलिए मेरी माँ का हंसना मेरे लिए पास्ट हो गया। यहाँ पर दो चीज़ों को चर्चा किया गया है, एक उनकी माँ का हॉलीडे उनकी माँ के लिए पास्ट हो गया, खत्म हो चुका है, और एक चर्चा कर रही है कि मेरे लिए जो है वो मेरी माँ की मुस्कुराहट जो है वो खत्म हो चुकी थी। अगले लाइन पर देखिए, कहता है कि कहती है यहाँ पर कि बोथ राय, अब ये एक वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ राय, हाँ इसका मतलब होता है अंडरगोन अ चेंज।
मतलब एक विशेष प्रकार का परिवर्तन, चेंज जो दोनों के लाइफ में, कह रही है कि दोनों को एक लाइफ में, दोनों को अपने अपने लाइफ में एक चेंज की तरफ से गुजरना पड़ा, दोनों के जीवन में एक चेंज को शामिल करना पड़ा। पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि इस लाइन को देख लेते हैं कि बोथ राइट विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अभी लेबर्ड ईज ऑफ लॉस क्या है, ध्यान रखिएगा। लेबर्ड का मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ ना, ध्यान रखिएगा, मेहनत से प्राप्त किया हुआ या कमाया हुआ हम लोग कह सकते हैं, प्राप्त किया हुआ या कमाया हुआ। तो कह रही है कि दोनों ने जो मेहनत से कमाया था, हाँ पहली चीज तो दोनों का क्या, एक वो जो समुद्र पर गई उनकी माँ और वहां जो उन्होंने स्नैपशॉट लिया, वो उनके स्नैपशॉट उनके जीवन का एक यादगार पल बन चुका था। हाँ, और वो उस यादगार पल को फिर धीरे धीरे एक चेंज के जरिए उसको जो है वो समाप्त करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, और उसको उस चेंज के साथ फिर जीना भी पड़ा। जैसे उनकी माँ जो थी 12 साल की उम्र में थी जब वो फ़ोटोशूट करवाई, फिर उनकी शादी हुई और उस फ़ोटोशूट को अपने साथ लेके चली आई, फिर उनके बच्चे हुए और बच्चों के साथ उस चीज़ को शेयर करी, हालांकि वो बचपन को अपना मिस करती रही। तो उसके परिवर्तन में उसके जीवन में क्या था, पहले वो बचपन में थी, बड़ी हुई, शादी ब्याह हुआ, तो एक परिवर्तन दिखा उसके जीवन में। हालांकि उस पल को वो धीरे धीरे भूल कर एक नई लाइफ को अडॉप्ट करती चली गई। तो एक तो उनके लाइफ में जो चेंज हुआ, उनकी मदर के लाइफ में जो चेंज हुआ वो था, और दूसरी क्या थी, सर्ली टॉल्सन के लाइफ में, यहाँ कह रहे हैं दोनों के लाइफ में चेंज हुआ। तो सर्ली टॉल्सन के लाइफ में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ कि उनकी माँ जो थी वो उनके साथ थी, तब उन चीज़ों को वो इंजॉय किया करती थी, उस पल को इंजॉय करती थी। अब सर्ली टॉल्सन चूंकि उनकी मदर नहीं है, तो उस गम को जो है वो धीरे धीरे भूलने का कोशिश कर रही है, और कोशिश करते हुए वो एक नई लाइफ को जीने का कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर कई बार आपको पूछ देगा कि ये जो दोनों के लिए लेबर डीज ऑफ लॉस है वो क्या है ना, तो आप दोनों मेंशन कर सकते हैं। मदर के लिए क्या था कि मदर कुड हार्डली bear the loss of हॉलीडे, या फिर इसमें लिख सकते हैं द लॉस ऑफ द डेज ऑफ चाइल्डहुड, जो उन्होंने बचपन में कमाया था उस दिन को वो हार्डली बियर कर पा रही थी, हार्डली समझ पा रही थी ना, ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज कि सर्ली टॉल्सन के लिए क्या था, तो सर्ली टॉल्सन के लिए था कि सी कुड हार्डली बियर द लॉस ऑफ हर मदर्स स्माइल, दोनों ही चीज, हर मदर्स स्माइल एंड सिंपली दैट सी कुड नॉट फॉरगेट हर मदर। तो ये दोनों ही चीजें आप लोग याद रखिएगा, है ना। यहाँ कह रही है कि उनकी माँ का मिस करना, उनकी माँ का जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा लॉस था। हर मदर्स स्माइल एंड हर मदर्स मेमोरी विथ हर, मतलब उनकी माँ का उनके साथ का जो मेमोरी था वो उस चीज के साथ बड़ी मुश्किल से भूल पा रही है, समझ पा रही है और अपनी नई लाइफ को बना पा रही है। चलिए अब आखिरी के 4 लाइन बचे हुए हैं, अब हम लोग उसको देखते हैं, इसे देखेंगे। सी हैज बीन डेड nearly as many as years as that girl lived। अब ये that girl lived जो है वो किनके बारे में कहा गया है, she has been dead nearly as many years as that girl lived। बात को समझिएगा, she has died, it means Tolson's mother, टॉल्सन्स मदर, हाँ ध्यान रखिएगा।
उनकी मदर की मृत्यु हो चुकी है। और दैट गर्ल मीन्स शर्ली टॉल्सन ना, ध्यान रखिएगा। तो दोनों, अब ये शर्ली टॉल्सन उतना ही साल की है, हाँ, जितने साल पहले उनकी मदर की मृत्यु हो चुकी है। और उनकी मदर जो थी, ठीक उतने ही साल पहले उनकी मदर की मृत्यु हुई है जितनी कि उनकी उम्र कहाँ है उस स्नैपशॉट में। देखिए ये एक आयरनी भी है ना, ये आयरनी किसके बीच है, लाइफ एंड डेथ के बीच में, ये जो है एक विशेष प्रकार की आयरनी भी कह सकते हैं आप। इस पोएट्री में लाइफ एंड डेथ की जो है ये आयरनी भी कहा गया है। कि उनकी मदर की मृत्यु हुई, तो उनकी मदर जो थी उस स्नैपशॉट में जितने साल की थी, तो स्नैपशॉट में कितने साल की थी, 12 साल की थी। ध्यान से रखिएगा, आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। अब कह रही ठीक उतना ही साल की उस लड़की का भी उम्र है, तो उस लड़की का उम्र कितना है, ठीक वही 12 साल की है। और 12 साल उस लड़की का एज होना मतलब ये बता रहा है लाइफ के बारे में, और उनकी मदर का डेथ हो जाना 12 साल पहले, ये बता रहा है किसके बारे में, डेथ के बारे में। तो ये दोनों ही एक विशेष प्रकार की आयरनी है, किसके बारे में, लाइफ एंड डेथ के बारे में। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देर इज नथिंग टू से एट ऑल। यहाँ कह रही है कि इस जगह इस ऐसी परिस्थिति बन गई थी, यहाँ कुछ भी कहा जाना संभव नहीं था। यहाँ सिर्फ यूं कह सकते हैं कि उनकी लाइफ, दोनों की लाइफ में कुछ यूं बन गया था, जीवन में दोनों का कुछ ऐसा एक साइलेंस बन गया था, एक गैप बन गया था दोनों के जीवन की, कि साइलेंसेस का मतलब यहाँ ध्यान रखिएगा, इट्स साइलेंसेस मतलब कि उनकी लाइफ में जो साइलेंस थी वो कुछ इस प्रकार से थी, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना हम लोगों को कि खालीपन में भी खालीपन का चोट महसूस होना, या यूं कहें कि हमें कभी कभी हमारा खालीपन ही मुझे डराता है, सताता है। तो उनका जो लाइफ में जो साइलेंस था वही उनके लिए एक बहुत बड़ा पेन बन चुका था। या हम लोग ये कह सकते हैं कि साइलेंसेस का मतलब अ कंप्लीट absence ऑफ साउंड ना, कि उनके जीवन में जो है वो किसी भी चीज के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई थी। या यूं कह सकते हैं कि वो इतने स्पीचलेस हो चुकी थी अपने इस दुख में कि उनका साइलेंस बोलता था बट वो शायद कुछ नहीं बोल पाती थी। शी हैज बीन सच स्पीचलेस that her silence speaks but she could not। मतलब वो अपने लाइफ में अपने साइलेंस से इतना डर चुकी थी कि उसका साइलेंस से कुछ कुछ आवाज आता था, लेकिन शर्ली टॉल्सन कुछ नहीं बोल पाती थी, वो अपने मदर को कुछ इतना मिस करती थी। तो ये हैं कंप्लीट आपके पोम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और अब हम लोग इनके दो चीज़ों पर बात करेंगे, और बहुत ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ना, तो इसके हम लोग सिंपल से कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, वैसे तो बहुत है लेकिन जो क्लास 11th में आपको कभी पूछे जा सकते हैं, मैं उस पर थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप इनके पोएटिक डिवाइस के बारे में। पहले बोर्ड थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो आप यहां पर देखेंगे वो आपको मिल रहा होगा एलिट्रेशन ना, एलिट्रेशन। चूंकि समय का अभाव है इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट बता देते हैं ना। एलिट्रेशन, माई मदर्स ना,
तो एम और एम का चूंकि दो नियरेस्ट वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखा जाए, कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटेशन देखा जाए लेटर का, तो हम लोग उसको एलिट्रेशन कहते हैं ना। दूसरा थ्रो दियर, ना ध्यान रखिएगा, टी एंड टी। आपके बुक्स में से ही मैं देख रहा हूं, तो आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे। और उसके बाद आप देखिए स्टूड स्टिल, एस और एस। टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट, टी एंड टी। साइलेंस, साइलेंसेस, तो एस और एस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखा जा रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस पोम में फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है ऑक्सीमोरॉन का। अब ये ऑक्सीमोरॉन क्या है मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं। मतलब अगर जैसे कोई एक कंट्रास्ट टाइप का जहां देखने को आपको मिले ना, कंट्रास्ट, या यूं कहें कि जस्ट अपोजिट मीनिंग को अगर एक साथ देखने को मिले, जस्ट अपोजिट सेंस वाले दो वर्ड, जैसे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा लेबर्ड ईज ना। लेबर्ड मतलब बहुत मेहनत करके, और ईज मतलब बहुत आसानी से। तो ये दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के ठीक क्या है, अपोजिट है ना। तो इस वर्ड का इस जगह पर यूज होना ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। क्लियर है। और एक हम लोग लास्ट वर्ड इसमें देखते हैं, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, अब ये कहाँ है, देखिए लास्ट लाइन में एकदम लिखा है कि इट्स साइलेंस साइलेंसेस ना। मतलब ये जो शांति है वो शांति से भी आवाज आती है। तो शांति जो है वो एक तरह से क्या है, न्यूटर थिंग है ना। तो एक थिंग के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और इसमें एक ह्यूमन लाइफ के तरह से रिएक्ट करना, साइलेंस को एक ह्यूमन लाइफ के तरह रिएक्ट करना, उसमें जान आने वाली जैसी बात करना कि साइलेंस भी बोल रहा है ना। उसकी तकलीफें कुछ यूं है, वो इतनी नाराज, इतनी उदास है अपनी लाइफ से कि उसकी लाइफ में साइलेंस भी बोलने की कोशिश कर रहा है, परंतु जो राइटर हमारे जो ऑथर हैं सर्ली टॉल्सन, वो नहीं बोल पा रही हैं। तो ये है पर्सोनिफिकेशन टोटली। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो पोम है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, और इनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं मैं इसे आपके बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा। आप सारे प्रश्न उत्तर को देख लेंगे। क्लियर है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। और विशेष इसमें कोई डाउट हो तो आप खुद से कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने किसी भी डाउट को बेझिझक पूछें, और मैं उसे जितना जल्द हो सके उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं मिलता हूं दूसरे आपके चैप्टर्स के साथ। तब तक आप सभी से देखें, आनंद लें, अपने दोस्तों को बीच शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Thanks to all of you. Please like, share and subscribe my YouTube channel British Elitera. Thank you.